अभी जेएमएम का ये कहना है कि हमारा तो झारखंड का यही पहचान है, 1932 का खतियान। हमने इसको पास करा के सदन की भावना से अवगत करा दिया है केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। सरकार जो निर्णय करती, जो प्रभावित होगा वो समझेगा, सोचेगा। अगर सरकार का निर्णय संविधान के प्रावधान के अनुरूप होगा वो लागू रहेगा, नहीं होगा तो नहीं लागू होगा। और सरकार फिर जनता के पास जाएगी कि भाई हम तो करना चाहते हैं, ये भारत सरकार नहीं करने दे रही है, तो जनता को ही तय करना होगा। प्रधानमंत्री जी शुरू में कह रहे थे कि देश में 3-4 जातियां हैं, किसान है, मजदूर है। कांग्रेस ये कह रही थी, राहुल गांधी जी खासकर घूम घूम के, कि जाति जनगणना से ही इस देश का विकास संभव है, रियल विकास। जब कह दिया प्रधानमंत्री ने तो जातीय जनगणना हो जाएगी। उस बाद मीन मेख निकालेंगे कि दाहिने हाथ से हो कि बाएं हाथ से गणना हो। अब कोई कह सकता है कि एप्पल से हो कि एंड्रॉयड से हो। ये सारी बातें अब उठेंगी, आएंगी। मगर ये जातीय जनगणना मान लीजिए कि आज हो गई, जातियों की संख्या आ गई, तो उसके आधार पर आप सरकार की नीतियों में क्या परिवर्तन करेंगे, ये कोई बताए तब तो समझेंगे हम लोग। ये गंभीर है इसके बारे में। राहुल गांधी जी क्या समझ के अगर कह रहे हैं कि असल विकास इससे होगा, क्या सरयू राय भी इत्तेफाक रखते, क्योंकि आपकी पार्टी ने कराया है बिहार में? तो बिहार में ही कांग्रेस बता देना कि जो जातीय जनगणना के नतीजे आए हैं उसके आधार पर बिहार की कांग्रेस चुनाव भी आ रहा है, कौन सा प्रोग्राम ऐसा करना चाहती है, इसके आधार पर वो क्या करेंगे। और जो करेंगे वो संविधान के प्रावधान के अनुरूप होगा कि नहीं होगा, ये तो सामने आएगा। हाँ, चंदन कुआसी क्या। वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, वो ये भी कह रहे हैं कि जो 50% का स्लैब है, दैट इज नॉट इनफ। अरे वो 100% कर दें, करे तो। पर वो तो जब सत्ता में स्लैब आएंगे तब कर नहीं, ही तो पाएंगे। सत्ता में रहे हैं, ऐसा नहीं कि सत्ता में नहीं रहे हैं। और जब सत्ता में रहे हैं तो क्या किया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा रखी है, तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। जातीय जनगणना हो गई, ऐसी स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट बदल दे। एक यहाँ का डिमांड आ रहा है सरना धर्म कोड को लेकर, कह रहे हैं कि ये पूरे देश का डिमांड है, ट्राइबल का अलग से रिलीजन का व्याख्या होना चाहिए। नहीं, मैं इसके न पक्ष में न विपक्ष में। सरना धर्म कोड कट हो जाए, ठीक है, हो जाएगा। मगर इसके पीछे अगर ये साजिश है कि अभी तक आदिवासी हिंदू धर्म के कॉलों में गिने जाते रहे हैं, तो हिंदुओं की संख्या कम हो जाए, क्यों, इतना ही ऐसा उद्देश्य है, तो एक अलग बात है। मगर आदिवासी जो क्रिश्चियन हो गए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे। जब भी किसी नई सरकार का गठन होता है और जब पुरानी सरकार रिपीट करती है, तो उम्मीद ये जताई जाती है कि जनता का एक्सपेक्टेशंस और बढ़ा है, और जो पूर्व में जो काम किए गए थे उस पे जनता की मतलब हुंकार है, एक तरीके से आशीर्वाद है। लेकिन कई ऐसी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है जहां सरकार भी स्पष्ट तौर पर आगे क्या निर्णय है लिया जाए उस पे कोई विचार नहीं रख पाती, या खुले मन से डिस्कशन नहीं चाहती। उन्हीं 2-3 मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता सरयू राय जी हैं, जदयू से जुड़े हुए हैं, जदयू के विधायक भी हैं, और मंत्री पद को भी सुशोभित किया गया है। और कहा जाता है कि वो एक तरीके से विचार जब रखते हैं तो समग्रता उसमें रहती है, गुण दोष के आधार पे ही बातों को रखते हैं। सर, पहले जो हेमंत सोरेन को आशीर्वाद फिर से जनता ने दिया, उसमें 2-3 मुद्दे अब ऐसे हैं जहां पे केंद्र और राज्य सरकार के तरफ से जो चीजें आ रही हैं, उसमें फिलहाल ये कह पाने की स्थिति में कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये मतलब उलझ सा गया है। हम्म, जैसे पहले, सबसे पहला जो यहाँ का कई लोग कहते हैं कि मुद्दा है कि स्थानीय नीति, स्पष्ट स्थानीय नीति और नियोजन नीति का परिभाषित होना जरूरी है। आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, कई बार बोला भी है, अपना पक्ष भी रखा। आखिर क्या वजह लगता है कि मतलब सरकार जो एक कदम चली, जो एक रास्ते पे चली, वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो दूसरा विकल्प नहीं तैयार कर रही? तो बस नीति तो सरकार को बनाना है।
और सरकार घोषित अघोषित दोनों तरह से काम करती है। इसके बारे में तो है कि जो सरकार स्थायी नीति बना दे वही लागू होगा। कुछ लोग उसका विरोध कर सकते हैं, मगर सरकार का निर्णय ही तो प्रभावी होगा। ये सरकार निर्णय कर दे जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है वो लागू हो जाएगा। नहीं, जैसे अभी जेएमएम का ये कहना है कि हमारा तो झारखंड का यही पहचान है, 1932 का खतियान हमने इसको पास करा के सदन की भावना से अवगत करा दिया है केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। 9वीं अनुसूची में भाजपा ये कहती है कि ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि उसका रिव्यू हो सकता है। अब उसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ रहा। कई लोग इसको लिए भी जिम्मेदार मानते हैं कि सरकार मन से उतना विज्ञापन नहीं निकाल रही है, बच्चों का नौकरी नहीं हो रहा। इस बारे में जो करना होगा सरकार ही करेगी। नहीं, मैं सरयू राय जी का राय जानना चाहता नहीं हूँ नहीं, कि मैं क्या अपनी रास्ता है। व्यक्तिगत राय इस मामले पर मेरा व्यक्त करने का कोई अर्थ भी नहीं है। कोई ऐसा फोरम होगा जहाँ बात करना होगा हम लोग कहेंगे, मगर रोज रोज इसी बात पर अपनी बात करते हैं ना, हम तो कहते हैं कि सरकार के अधिकार में है। सरकार जो निर्णय करती है, जो प्रभावित होगा वो समझेगा सोचेगा। अगर सरकार का निर्णय संविधान के प्रावधान के अनुरूप होगा वो लागू रहेगा, नहीं होगा तो नहीं लागू होगा। और सरकार फिर जनता के पास जाएगी कि भाई हम तो करना चाहते हैं, ये भारत सरकार नहीं करने दे रही है। तो जनता को ही तय करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। इस मामले को बहुत अधिक खींचना और राजनीति का विषय बनाना ये उचित नहीं है। सरकार की आलोचना इसी हद तक की जा सकती है कि उन्होंने ठोस रूप में स्थायी नीति को परिभाषित नहीं किया। परिभाषित कर दें, नहीं करेंगे तो जो पहले की स्थानीय नीति है उसके हिसाब से काम चलेगा। या विभाग, कई विभाग अपना सर्कुलर निकाल देंगे, निर्देश दे देंगे लिखित मौखिक, उसके हिसाब से काम चलेगा। तो व्यवस्था थोड़ी रुकती है, काम होते रहता है, अभी भी हो रहा है। लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यवस्था हो रही है, मतलब कोई तो हो सीईओ। रही है, मान्य होती है, स्वाभाविक क्या होगी, चलेगी। मगर इस पर किसी को लगता है कि सही नहीं है तो उसके खिलाफ में खड़ा हो। जैसे एक ही राज्य में अलग अलग सीईओ, अलग अलग बीडीओ अलग अलग कागज का डिमांड कर रहे हैं स्थानीय प्रमाण पत्र जारी तो करने के ठीक है, लिए। इसीलिए मैंने कहा कि लिखित मौखिक निर्देश होता है जहाँ जैसा होगा। अगर ऐसा है तो विपक्ष को हेमंत सोरेन के खिलाफ आवाज उठाने के बदले ऐसे उदाहरणों को लेकर न्यायपालिका के पास जाना चाहिए, या हेमंत सोरेन जी की सरकार को ही कहना चाहिए कि भाई अमुक जगह का वीडियो ऐसा कर रहा है, अमुक जगह का वीडियो एससीओ ऐसा कर रहा है, उनको मेमोरेंडम दीजिए। नहीं करते हैं तो कोर्ट में जाइए। कुछ अपना भी तो काम विपक्ष को या हम लोगों को करना होगा। तो जो शिकायत आती है हम लोग डीसी से, रेवेन्यू सेक्रेटरी से और लोगों से बात करते हैं उसके ऊपर में। मगर इसके लिए हर चीज़ के लिए सीधे सरकार को ही दोषी ठहरा देना और अपने कोई होमवर्क करना हो नहीं करना, ये भी सही नहीं है। ये मामला उलझा हुआ है, पेचीदा है। झारखंड की जैसी जनसंख्या की बनावट है, उसके हिसाब से इस सरकार का एक अलग दृष्टिकोण है। बाकी जो लोग रहे हैं, पहले की सरकार ने 1985 कट ऑफ कर दिया था, तो 1985 के कट ऑफ को भी तो सरकार ने समाप्त नहीं किया है। तो अगर वह स्थानीय नीति जो भी लागू है उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो हम सरकार के पास जा सकते हैं कि इसके हिसाब से काम करिए। सरकार नहीं मानती है तो न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। जो ऑप्शन खुला हुआ है। अखबार में मीडिया के सामने सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा इसमें। तो क्या सरकार मतलब पॉलिटिकली राइट रहना चाहती है, टेक्निकली राइट रहे या ना रहे, वो वोट बैंक का मतलब सर इस तरीके नहीं, से देखा। हर सरकार की अपनी नीति होती है, हर सरकार की अपनी नीयत होती है। अपनी नीति को सरकारें लागू करना चाहते हैं, ये सरकार भी उसी के हिसाब से कर रही है। अगर टेक्निकल इसमें इन्फॉर्मिटी है या टेक्निकल कहीं दोष है तो मैं कहता हूँ ना कि इसको लेकर आप सरकार को कहिए कि आप क्या ये गलत हो रहा है टेक्निकली। सरकार नहीं सुधारती है तो न्यायपालिका के कहेंगे वो सुधार देगी आपको। तो तरीका भी तो हो सकता है ना। मगर केवल हम मीडिया पर में, अखबार में अपना बयान दे दें, सरकार के भड़ास निकाल दें, तो ये तो जनता के हित के लिए पर्याप्त नहीं है।
या तो आप ठोस तरीके से इस मामले में सामने आइए, और आप ये भी सोचिएगा कि ये सरकार जो स्थानीयता के लिए कर रही है, हम सीधा विरोध करेंगे तो हमको नुकसान होगा, तो फिर मत विरोध करिए, सरकार की बात मान लीजिए आप। मगर ये दोनों हाथ में लड्डू होए तो नहीं चलेगा ना। आप ठोस सामने अगर कहिए कि हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं 1932 हम नहीं चाहते, कोई दल कोई पार्टी कोई सरकार आकर तो कहे तो विधानसभा में तो सर्वसम्मत से पास हो जाता है ये। तो आप विरोध भी करेंगे और दिखाई भी नहीं पड़ना चाहेंगे, तो ये जितना सरकार के लिए है उतना ही अधिक जो सरकार का विरोध कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो जो सरकार करती है वही होता है, अगर वो ठीक नहीं है तो सरकार के सामने रखिए, सरकार नहीं मानती है तो न्यायपालिका के पास जाइए। प्रधानमंत्री जी शुरू में कह रहे थे कि देश में 3-4 जातियां हैं, किसान है, मजदूर है। कांग्रेस ये कह रही थी, राहुल गांधी जी खासकर घूम घूम के, कि जाति जनगणना से ही इस देश का विकास संभव है, रियल विकास। फिर आपके कभी साथी सहयोगी रहे, मित्र रहे, जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो जाति पाति की बात करेगा मैं उसको पीटूंगा। और फिर अचानक से केंद्र सरकार फैसला लेती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। वर्तमान सरकार जो यहाँ झारखंड की है, उनका भी डिमांड है कि जाति जनगणना होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं, एक क्लॉज जोड़ दिया है कि भाई इसमें सरना धर्म कोड पहले लागू हो तब नहीं। तो क्या वाकई में जाति जनगणना जिस तरीके से बिहार ने कराया, आपकी पार्टी की वहां सरकार है, उसका कुछ फलाफल निकला, या उससे संबंधित कोई योजनाएं बनी, या मतलब किस आधार पे इसको कहा जा सकता है कि जाति जनगणना? ठीक है, एक ऐसा विषय उठा है जिसको कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो ये पूछा जा सकता है ना भाई कि 1952 में, 1957 में, 62 में जब जातीय जनगणना की बात आई, उस समय की सरकारों ने क्यों रोक दिया उसको? तो कांग्रेस की ही सरकारें थी। तो जो कांग्रेस के उस समय के नेता थे उन्होंने गलत किया। और जातीय जनगणना तो 2011 में भी हुई है, तो उसको प्रकाशित नहीं किया गया है। इसलिए सूचना तो सब कुछ है, कोई जातीय जनगणना नई चीज नहीं है। हर गांव में हर टोला में लोग जानते हैं जातीय कितने लोग हैं। अब इनके पास जातीय जनगणना होने के बाद जातियों के हिसाब से अपने विकास की, शासन प्रशासन की योजनाएं बनानी है, तो वो कौन सी होंगी, उसका रूप क्या होगा, ये तो कोई नहीं रख रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सबका उत्तर दे दिया कि चलिए आप यही चाहते हैं तो जातीय जनगणना हो जाए। पहले भी हुई है, 1931 में हुई थी, 1991 में हुई थी, मगर उस समय की सरकार ने कहा कि ठीक नहीं है। तो अब जब कह दिया प्रधानमंत्री ने तो जातीय जनगणना हो जाएगी। उस बाद मीन मेख निकालेंगे कि दाहिने हाथ से हो कि बाएं हाथ से गणना हो। अब कोई कह सकता है कि एप्पल से हो कि एंड्रॉयड से हो, ये सारी बातें अब उठेंगी, आएंगी। मगर ये जातीय जनगणना मान लीजिए कि आज हो गई, जातियों की संख्या आ गई, तो उसके आधार पर आप सरकार की नीतियों में क्या परिवर्तन करेंगे, ये कोई बताए तब तो समझेंगे हम लोग। ये गंभीर है इसके बारे में। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को बयान दिया था लेकर, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्या? जाति जनगणना के बाद BC1 BC2 के बाद BC3 का भी रास्ता बनेगा? मतलब, या मैं चाहता हूँ वो चीज़ बताना कि राहुल गांधी जी क्या समझ के अगर कह रहे हैं कि असल विकास इससे होगा, क्या सरयू राय भी इत्तेफाक रखते, क्योंकि आपकी पार्टी ने कराया है बिहार में? भाई कराया है तो बिहार में ही कांग्रेस बता देना कि जो जातीय जनगणना के नतीजे आए हैं उसके आधार पर बिहार की कांग्रेस चुनाव भी आ रहा है, कौन सा प्रोग्राम ऐसा करना चाहती है, इसके आधार पर वो क्या करेंगे, और जो करेंगे वो संविधान के प्रावधान के अनुरूप होगा कि नहीं होगा, ये तो सामने आएगा। हाँ, चंदन कुआसी क्या, किसी ने कहा ना भाई, किसी कोई बाल बनवा रहा था, नाई से पूछा कि कितना बाल है जी, तो बोला कि हुजूर सामने तो है, गिन लीजिए आप इसको। तब तो समय आया है कि ये लोग जातीय जनगणना जहाँ हो गई है वहाँ तो इसके आधार पर विकास की रूपरेखा रखें। वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, वो ये भी कह रहे हैं कि जो 50% का स्लैब है, दैट इज नॉट इनफ। अरे वो 100% कर दें, करे तो। पर वो तो जब सत्ता में आएंगे तब।
कर नहीं, तो पाएंगे? सत्ता में रहे हैं, ऐसा नहीं कि सत्ता में नहीं रहे हैं, और जब सत्ता में रहे हैं तो क्या किया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा रखी है, तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। जातीय जनगणना हो गई, ऐसी स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट बदल दे। सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं बदलेगा तब तक कौन सा निर्णय कोई भी दल या कोई सरकार कर ले। तो इनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास कि 50% की सीमा को आप हटा दीजिए, क्योंकि जातीय जनगणना हुई है, ऐसा ऐसा नतीजा आया है, उसके आधार पर नई तरह से हम चाहते हैं नीति बनाना, तो सुप्रीम कोर्ट परिवर्तन कर दे, चीजें समाप्त हो जाएंगी। सबके रहते सुप्रीम कोर्ट ने तो ईडब्ल्यूएस के लिए किया ना, किया, उसको कोई विरोध तो नहीं कर रहा है। तो बाकी और तो 60% रिजर्वेशन है कम से कम, तो 40% ही ना बचा हुआ है, उसमें 20% और हो जाएगा या 30% और हो जाएगा, या कह दें कि भाई कुछ कुछ साल के लिए 70% हम रिजर्वेशन कर देंगे, तो कर दीजिए उसको, खुल के तो कोई बात करे। ये बात तो केवल जो सरकार है केंद्र में उसको असमंजस में डालने के लिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसका कोई सुचिंतित नीतिगत पृष्ठभूमि नहीं है। बिहार में हो गया तो बिहार के लिए जो सर चुनाव आ रहा है उसमें विपक्ष के लोग या कांग्रेस के लोग कहें कि हम बिहार में इस तरह से करना चाहते हैं, मगर इसके सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। 50% की जो आपने बाधा करती है, इस बाधा को खत्म करिए। एक यहाँ का डिमांड आ रहा है सरना धर्म कोड को लेकर, कह रहे हैं कि ये पूरे देश का डिमांड है, ट्राइबल का अलग से रिलीजन का व्याख्या होना चाहिए। आप इस डिमांड को कैसे देखते नहीं, मैं इसके न पक्ष में न विपक्ष में। सरना धर्म कोड कट हो जाए, ठीक है, हो जाएगा, मगर इसके पीछे अगर ये साजिश है कि अभी तक आदिवासी हिंदू धर्म के कॉलों में गिने जाते रहे, तो हिंदुओं की संख्या कम हो जाए, क्यों, इतना ही ऐसा उद्देश्य है, तो एक अलग बात है। मगर आदिवासी जो क्रिश्चियन हो गए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो क्रिश्चियनिटी की पूजा पद्धति सब अलग है, जो आदिवासियों के मूल संस्कार से, परंपरा से कोई मेल नहीं खाती है। तब तो ये बात उठ रही है ना कि जो क्रिश्चियन हो गए उनको आप रिजर्वेशन से अलग करिए, तो सब आ जाए जो सरना धर्म में आना है, सरना धर्म कोड हो, परिभाषित हो जाए, दे दिया जाए, हिंदू क्रिश्चियन बौद्ध जो भी है जहाँ आदिवासी हैं वो सब सरना में आ जाए, सब जैसे अलग हो जाए। लेकिन आप जो डिलिस्टिंग की बात कह रहे हैं उसमें तो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ धर्म बदलते हैं जिसका संविधान की आज़ादी है, हमारा जाति तो जन्म से है और जाति के आधार पे मतलब रिजर्वेशन है। आदिवासी की परंपरा के कारण से न है, उनको तो अनुसूचित समूह में रखा गया है। अनुसूचित समूह में रखने की जो विशेषताएं हैं, वे विशेषताएं तो किसी एक धर्म को आप मान लेते हैं तो समाप्त हो जाती हैं। कोई आदिवासी पहले चर्च में तो नहीं जाता था, कोई मीसा तो नहीं करता था, कोई क्रॉस तो नहीं लगाता था, कभी नहीं है। ये तो परिवर्तन है, ये परिवर्तन है, तो इन्हें देखना होगा कि सरना धर्म कोड हो जाए तो सरना धर्म कोड के अनुसार से ये कितना सही है। लेकिन जब आप की सरकार थी झारखंड में, रघुवर दास जी ने एक कानून भी बनाया था कि डीसी के परमिशन के आधार पे ही आप धर्म परिवर्तन भाई धर्म परिवर्तन के हर 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 राज्य में कानून बने हुए हैं, लेकिन उसका तो इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं कई दिखता। कानूनों का नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन। कानून बने हुए हैं, कई कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, मगर जहाँ नहीं हो रहा है कोई ठोस सबूत के साथ शासन प्रशासन के पास जाए तभी ना होगा कि भाई यहाँ इस आदमी ने बिना डीसी के परमिशन के धर्म परिवर्तन कर लिया। 2-4 केस आते हैं, मामले आते हैं, तो जो लड़ रहा है उसके लिए उसको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, खाली जबानी जमा खर्च से तो नहीं चलेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है सरना धर्म कोड हो जाए, तो नहीं हो तब भी कोई चिंता नहीं है, हो जाए तब भी नहीं। ठीक है, एक पेशा कानून को लेकर दूसरी बार पब्लिकेशन हो गया उसका नियमावली, फिर सरकार ने मतलब उसको पब्लिक डोमेन में डाला कि आप इस पे राय शुमारी कीजिए, पहले भी हुआ, फिर भी मतलब कोई नतीजे तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है। कुछ बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि सरकार
का पावर पेशा कानून के बाद कम होगा, उनकी राजस्व में भी घाटा लगेगा। इस वजह से सरकार नहीं करना चाहती। देखिए, मैं पेशा कानून को इतना ही समझता हूँ कि पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया है। जो पंचायती राज का कानून है उसको हम शेड्यूल एरिया में कैसे लागू करेंगे, पेशा यही है। अब कोई पंचायती राज को बिल्कुल ही नकार देगा, एक समानांतर व्यवस्था खड़ा करने की कोशिश करेगा, तो पेशा में नहीं आएगा। सरकार एक नियमावली बना रही है, सरकार नियमावली बनाए घोषित कर दे, बस सरकार अगर किसी न किसी दबाव समूह के सामने झुकती रहेगी तो यही स्थिति रहेगी। आज तो जो अनुसूचित इलाके हैं उसमें ऐसे लोग जिनको मुखिया से लेके विधानसभा और लोकसभा तक में वोट देने का तो अधिकार है मगर प्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं, ऐसा भी तो समूह है। हाँ, उस ऐसे समूह के अधिकार के बारे में ही तो विचार किया जाना चाहिए कि कौन सा तरीका हम निकालें कि इस समूह का भी प्रतिनिधित्व तो किसी न किसी रूप में विधायिका में हो, सब जगह हो। कई मामले ऐसे हैं, लेकिन जो सरकार है वो सरकार एक नियमावली तय कर दे, विरोध होगा संशोधन करेगी और एक तय करके समाप्त करे इस मामले को। नहीं, पर कहते हैं कि लोकतंत्र में जनसंख्या हमेशा मायने रखती है, और जो आप कह रहे हैं कि अधिसूचित क्षेत्रों में जो गैर अधिसूचित हैं जो वोट तो देते हैं पर वो भाई, निर्वाचन में जनसंख्या का जो 5वीं शेड्यूल के राज्य हैं उस राज्य में ही ऐसी व्यवस्था है कि सब कुछ चीजें अनुसूचित वर्ग के लिए ही आरक्षित है, जिसमें किया गया ये मान्य किया गया अनुसूचित वर्ग है वो कमजोर वर्ग है, इसको विकास की ज़्यादा उम्मीद है, उसको पूरा करना चाहिए। तो अब तो ये हो रहा है मगर इसके साथ साथ जो वंचित रह जा रहा है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, ये बात उठनी चाहिए। इसमें कोई दोनों में विरोधाभास नहीं है। जो संविधान ने प्रावधान बनाया है, अपनी अनुसूची बनाई है, शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल को जो प्रावधान है प्रावधान लागू होने चाहिए। अलग अलग शेड्यूल के अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है, तो सरकार को पेशा की नियमावली को बनाकर अपनी तरफ से लागू कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, चूंकि विपक्ष का भी रोल तो होता ही लोकतंत्र में। आप लोग विपक्ष में हैं, भाजपा विपक्ष में है, लोजपा विपक्ष में है। भाजपा में ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ एक गाहे बगाहे बाबूलाल मरांडी और आपके मित्र चंपई सोरेन। वो बीच बीच में चंपई सोरेन एक बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, धर्मांतरण का मुद्दा ये जोर शोर से उठा रहे हैं, और बाबूलाल मरांडी बाकी सब मुद्दे पे गाहे बगाहे। एक भी बार मैंने ऐसा नहीं देखा कि आप लोगों ने संयुक्त रूप से एनडीए के तहत कोई सरकार के सामने ऐसा सवाल खड़ा किया हो या ऐसी परिस्थिति खड़ा की हो जिसको सरकार दरकिनार ना कर पाए। मतलब सरकार, ऐसा लग रहा है कि सरकार को जो मन में आ रहा है वो कर रही है और आप लोग देख रहे हैं। या तो आप लोग को लगता होगा कि सरकार सभी काम अच्छा देखिए, कर यहाँ रही है। चुनाव में एनडीए गठबंधन था, चुनाव के बाद विधानसभा के भीतर या बाहर एनडीए कैसे काम करेगा इसके बारे में कोई बैठक नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो अलग अलग दल अपने हिसाब से अलग अलग काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तय किया हुआ कि हम यही करेंगे, तो काम वो कर रहे हैं, ये उनके ऊपर है। अब हम उनसे चाहें कि नहीं आप ऐसा करिए वैसा करिए, ये तो उचित नहीं होगा। क्यों, आप तो सहयोगी हैं, सुझाव और आलोचना दोनों ही कर सकते हैं। सहयोगी का मतलब हम तो कह ही रहे हैं कि चुनाव के बाद कोई एनडीए का स्वरूप यहाँ नहीं है। यहाँ शासन में है वहाँ एनडीए है, जहाँ शासन में नहीं है वहाँ व्यवहारिक रूप में विधानसभा के भीतर या बाहर एनडीए नहीं है। कोई बैठक होगी तभी तो आएगा ना कि हमारे मुद्दे क्या होंगे, प्राथमिकताएं क्या होंगी, नहीं तो अपने अपने हिसाब से सब लोग उठाते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सवाल उठा रहे हैं हम तो ही मानेंगे कि अपने यहाँ तय करके सोच विचार करके वो उठा रहे हैं। उनको लगता है कि हमको इतना ही करना है, उनके संगठन ने ही तय किया होगा तो उतना करते हैं, इसमें किसी दूसरे को क्या एतराज हो सकता है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप उसके जवाब ना दे ये कहते हुए कि वो दूसरे दल का मुद्दा है, मेरा बोलना उचित नहीं होगा। आप एक न्यूट्रल आम आदमी की तरह ही, जैसे राज्य के जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनमें सामान्य तौर पे माना जाता था रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी सरकार को थोड़ा मतलब दमखम दिखाएंगे, विपक्ष की ताकत का एहसास कराएंगे। उसमें बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन तो दिख रहे हैं, पर
अर्जुन मुंडा जी और रघुवर जी शांत बैठे अब हैं। उनके दल ने उनके लिए क्या भूमिका तय की है, ये तो वो बताएंगे या दल बताएगा। लेकिन एक नेता का तो व्यक्तिगत नहीं, हम कर्तव्य भी किसी के होता है, व्यक्तिगत रूप से किसी क्योंकि आप दोनों से आदमी को कोई व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं। नहीं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं है। हम तो मानेंगे भारतीय जनता पार्टी एक सुगठित संगठन है, उसके नेता जो भी कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं वो पार्टी ने तय किया होगा, उनकी भूमिका निर्धारित की होगी और सभी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए समय दीजिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in